एक एक ही फलन। दूसरा फलन हमने पढ़ा था आच्छादक फलन। मुख्य प्रकार दो ही होते हैं, एक तो एक एक ही और एक आच्छादक। जो एक एक ही नहीं होता है वो क्या कहलाता है? बहु एक ही फलन। अगर एक एक ही नहीं है तो वो कहलाएगा बहु एक ही फलन, और आच्छादक नहीं है तो वो कहलाएगा अंतःक्षेपी फलन। तो ये चार प्रकार के फलन हो गए। इसके बाद एक एक ही फलन की परिभाषा हमने पढ़ी थी। समुच्चय ए के अलग अलग अवयवों के समुच्चय बी में जो प्रतिबिंब है वो भी क्या होने चाहिए? अलग अलग। जैसे ए में 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट, एक का संबंध पी से हो गया तो अब और किसी का भी संबंध पी से नहीं होगा। 1 पी आ गया, इसका मतलब अब वापस पी के साथ और किसी का भी संबंध नहीं होगा। यहाँ 2p 3p इस तरह से नहीं आ सकता। इसका इससे हो गया, मतलब अब एस से और किसी का संबंध नहीं होगा। ये फलन क्या कहलाता है? एक एक ही फलन। अलग अलग एलिमेंट है तो उनके प्रतिबिंब भी क्या होने चाहिए? अलग अलग। ए के अलग अलग अवयवों के बी में अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए, या ए के अलग अलग अवयवों का संबंध बी के अलग अलग अवयवों से होना चाहिए। जैसे एक फलन में लेता हूं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है? कोई भी पूर्णांक है जेड। तो हमें पता है अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और -1 का भी स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब दो जनों की सेम इमेज हो रही है ना, तो ये फलन एक एक ही फलन नहीं होता है, क्योंकि -1 बराबर है क्या 1 के? नहीं है ना। लेकिन f1 का मान निकालो, f-1 मतलब -1 का स्क्वायर। f1 का मान निकालो, x बराबर नहीं है y के, लेकिन fx बराबर किसके आ रहा है? fy के। तो ये फलन एक एक ही फलन नहीं होता है, तो इसको कहते हैं बहु एक ही फलन। ये बहु एक ही होगा। इसके बाद में हमने पढ़ा आच्छादक। आच्छादक फलन में क्या होता है? समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव जो होता है वो समुच्चय बी का जो प्रत्येक अवयव वो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए। हम कहते हैं समुच्चय बी का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये मैंने लिखा ए बी सी डी, और यहाँ पे आ गया एक्स वाई और जेड। इस तरह से मैंने अगर कोई फलन बना दिया, यह फलन आच्छादक है क्योंकि बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इधर है, या फिर इसका प्रत्येक अवयव इसके किसी न किसी अवयव का क्या है? प्रतिबिंब है। जैसे x किसका प्रतिबिंब है? c का। y किसका प्रतिबिंब है? a का भी है और b का भी है। z किसका प्रतिबिंब है? d का। अगर मैं यहाँ पर p लिख लूं तो अब p किसका प्रतिबिंब है? किसी का भी नहीं है। किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब सप्रांत और परिसर आपस में बराबर नहीं है। जब परिसर बराबर होता है सप्रांत के तो वो क्या होता है? आच्छादक होता है। और बराबर नहीं होगा तो फिर आच्छादक नहीं होगा। तो सप्रांत और परिसर बराबर करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ से स्पी को हटाना पड़ेगा। अब सप्रांत भी है और परिसर, तीनों दोनों ही क्या है? एक्स वाई और जेड ही आ रहा है। परिसर का मतलब जिसका संबंध है, और सप्रांत का मतलब ये पूरा सप्रांत होता है। सप्रांत के सारे अवयव इसके किसी न किसी अवयव से संबंधित है, तो वो फिर क्या होता है? आच्छादक फलन होता है। ऐसा फलन आच्छादक कहलाता है। इसके बाद में आएगा एक एक ही आच्छादक। इसके बाद एक आएगा बहु एक ही आच्छादक। एक एक ही आच्छादक फलन का मतलब है एक एक ही भी होना चाहिए और
आच्छादक भी होना चाहिए। एकेकी और आच्छादक की तो आपको परिभाषा पता है। मान लीजिए इसमें 5 एलिमेंट या 4 है, 1 2 3 4, इसमें आ रहा है एक्स वाई जेड पी। एक का संबंध जेड से हो गया तो अब और किसी का भी जेड से संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फलन क्या है? एक एक ही। एक एक ही मतलब अलग अलग एलिमेंट है तो इमेज भी अलग अलग होनी। अगर मैं दो का भी जेड से कर दो संबंध, इसका मतलब अब ये फलन एक एक ही नहीं बनेगा, क्योंकि एक की भी इमेज जेड है, दो की भी इमेज जेड है, तो ये एक एक ही फलन नहीं होता है। एक एक ही में क्या होता है? दूसरा एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता। आच्छादक में पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो दो का संबंध जेड से नहीं होगा, इसके अलावा और किसी से भी हो सकता है। तीन का संबंध इससे होगा, चार का संबंध इससे। अगर यार इसमें एक और एलिमेंट क्यों लिख लेते हैं, तब ये क्या है? एक एक ही तो है फलन, लेकिन आच्छादक नहीं है। तो एक एक ही और आच्छादक इस प्रकार होगा। एक एक ही आच्छादक में क्या होता है? जैसे ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, तो एक एक ही आच्छादक में जितने एलिमेंट समुच्चय ए में है उतने एलिमेंट किसमें होने चाहिए? समुच्चय बी में होने चाहिए। एन ए का मतलब है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, एन बी का मतलब है समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। सवाल आता है यदि किसी भी फलन में ए से बी में परिभाषित एक फलन है, उसमें एन ए बराबर एन बी है, तो वो किस प्रकार का फलन है? इतना ही पूछ लेंगे। प्रांत और सप्रांत में अगर एलिमेंट बराबर है तो किस प्रकार का फलन है? या फिर पूछेंगे यदि ए से बी में एक फलन एक एक ही आच्छादक है तो कौन सा सत्य होगा? इस तरह से चार ऑप्शन आएंगे। एन ए ग्रेटर देन एन बी, एन ए लेस देन एन बी, और डी ऑप्शन आएगा उक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है एक एक ही आच्छादक के लिए इसमें जितने एलिमेंट है इसका भी कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और इसके एक एलिमेंट की इसमें इमेज भी कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। दो जनों की सेम इमेज नहीं हो सकती, तो जितने इसमें एलिमेंट है उतने ही इसमें लेने पड़ेंगे। तो एक एक ही आच्छादक फलन में हमेशा ये सत्य होगा। ये होता है एक एक ही आच्छादक फलन। इसके बाद आया बहु एक ही आच्छादक। बहु एक ही आच्छादक का मतलब एक एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है। आच्छादक जब होता है तो इसका कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है। इसका सप्रांत और परिसर क्या होता है? बराबर होता है। तो बहु एक ही आच्छादक में कैसे होगा? एक एक ही नहीं होना चाहिए। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, एक फलन है एफ परिभाषित है ए से बी में, बहु एक ही होना चाहिए। मतलब दो जनों का संबंध एक से हो सकता है। ए का भी वन से रिलेशन है, बी का 3 से, इसी प्रकार सी का भी 3 से कर दो, डी का कर दो 2 से। आच्छादक लिखा हुआ, आच्छादक का मतलब इसका कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। इसके प्रत्येक अवयव का संबंध इसके किसी न किसी अवयव से होगा। y का कोई भी मान रखने पर वापस क्या आएगा? x का मान जो आएगा वो कहाँ होना चाहिए? समुच्चय a में होना चाहिए। वो होता है आच्छादक। आच्छादक है ना, क्योंकि सप्रांत कौन है? b। और परिसर किसको कहते हैं? जो संबंध जिसका संबंध होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता है 5 और 6, इसमें सप्रांत कितना है? 1 2 3 4 5 6। सप्रांत में कितने एलिमेंट होंगे? ये 5 जने। और परिसर में कितने एलिमेंट आएंगे? 1 2 और 3। तो क्या परिसर और इसमें सप्रांत बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये फलन आच्छादक नहीं है। ये कहलाता बहु एकी और अंतःसेपी। लेकिन हमें लाना बहु एकी आच्छादक, तो फिर ये जो एलिमेंट जिनका संबंध नहीं है वो हटाने पड़े। अब ये बहु एकी फलन है, दो जनों का संबंध एक से ही है। एक एक की तो तब होता है जब अलग अलग अवयवों के इसमें प्रतिबिंब भी क्या होते हैं? अलग अलग। इसमें एलिमेंट सी और डी अलग है, बी और डी अलग है। बी का भी प्रतिबिंब 3 है और डी का भी प्रतिबिंब कौन है? 3 है। तो आप अगर एफ को लिखोगे
तो एफ बराबर ऐसे लिखोगे, A1, फिर B3, C2 और D3। इसका प्रांत लिखोगे, प्रांत का मतलब इसमें से कोई एलिमेंट छूटता ही नहीं है, इसका मतलब प्रांत कौन आएगा, समुच्चय ए, और सप्रांत कौन आएगा, समुच्चय बी, और परिसर क्या आएगा, 1 3 2, मतलब 1 2 3, तो सप्रांत और परिसर सेम ही आए, तो ये कैसा फलन होता है, आच्छादक, लेकिन एक एक ही नहीं है। ये जो फलन कहलाता है वो क्या कहलाएगा, बहुएकी आच्छादक। तो ये परिभाषा इस तरह से समझ, ये दोनों लिख लो, बना लो, समझ में आ जाएगी। बहुएकी आच्छादक में देखो किसमें एलिमेंट ज्यादा होते हैं, इसमें, और उसमें क्या होते हैं, कम होते हैं, तो ऐसे भी निकाल सकते। यदि n, या फिर लिखा हुआ आएगा, यदि f a से b में बहुएकी फलन है, बहुएकी और आच्छादक, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, ये सत्य होगा। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये बहुएकी फलन, बहुएकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। क्वेश्चन आता है, यदि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन बहुएकी आच्छादक है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, वही चार ऑप्शन आएंगे, एन ए बराबर एन बी, एन ए बड़ा है एन बी से और एन ए छोटा है एन बी से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये होगा। दिख रहा है ना आपको सामने, इसमें एलिमेंट अपने आप ज्यादा दिख रहे हैं इससे। तो ये समझ लो, परिभाषा रखने से अच्छा है, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फलन को लिखने का तरीका होता है, कम एलिमेंट होते तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का रिलेशन 1 से, बी का 3 से, फिर सी का 2 से, इसमें सी का किससे 3 से, और डी का 3 से। सी का 3 से और डी का 2 से, ये होगा। तो इसमें देख के लिख सकते हो फलन, तो लिख लिया। तो एक एक ही आच्छादक हो गया, बहु एक ही आच्छादक हो गया। अब आच्छादक की जगह चेंज हो जाएगा, जब आच्छादक नहीं होता तो क्या होता, अंतरसेपी। तो एक एक ही अंतरसेपी, तो एक एक ही अंतरसेपी कौन से होते हैं, जो एक एक ही फलन तो है लेकिन आच्छादक फलन नहीं है, वो कहलाते हैं एक एक ही अंतरसेपी। तो आच्छादक नहीं होने का मतलब एलिमेंट छूट जाएंगे बी में से, इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका, एक एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। एक एक है ना, एक का रिलेशन एक जने से ही है। आच्छादक, ये सारे एलिमेंट का इसमें से किसी से संबंध है क्या, नहीं है, इसके सारे एलिमेंट नहीं आ रहे, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। और जब एक के ही अंतर से भी होता है तो उसमें जो, इस प्रकार का, उसमें एलिमेंट ज्यादा होंगे और इसमें कम होंगे, क्योंकि उसके छूटेंगे और इसके एक का उसके एक से ही संबंध होना चाहिए। बहुएकी अंतःसेपी, बहुएकी अंतःसेपी का मतलब एक एक ही भी नहीं होता, आच्छादक भी नहीं होता, मतलब इसके एलिमेंट छूटने तो फिक्स है।
तो एक एक ही नहीं होना चाहिए, एक एक ही नहीं होता तो दो जनों का संबंध एक जने से कर दो। इसका कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा तो फलन नहीं है। एक एक ही है क्या ये? नहीं है। और आच्छादक भी नहीं है क्योंकि ये सारे एलिमेंट छूट रहे हैं। सप्रांत तुम्हें तो आ रहे 5 एलिमेंट और परिसर में आएगा एक 3 और एक 5, 2 ही एलिमेंट। तो ये एक एक ही बहु एक ही अंतःसेपी कहलाता है। अभी अंतःसेपी आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ वर्ड, तो आच्छादक जो नहीं होता वो अंतःसेपी होता है, समझ लो ये आगे कहीं काम आए। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला। सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर 1/x। फलन दिया हुआ एफ एक्स 1/x। एफ फलन दिया हुआ R0 से R0। स्टार नहीं है, स्टार गलती से लिखा हुआ किताब में, जीरो नहीं छुपा। आर का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या ऐसी होती है, एक ऐसा समुच्चय होता है आर जिसको हम रोस्टर रूप में नहीं लिख पाते, रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। इसका पैटर्न फिक्स है, 1 के बाद 2 ही आएगा, अगली प्राकृत संख्या 2 के बाद 3 आएगा। Z पूर्णांक 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। आपसे कहेंगे वास्तविक संख्याएं लिखो, एक के बाद में क्या आएगा? ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं आएगी? अनंत। कितनी आएगी? अनंत। 1 और 2 के बीच में 4/5, 5/6, ये तो 0, 1 और 0 के बीच होगी। 5/4 का मान 1 से बड़ा होता है और 2 से छोटा होता है, ये यहाँ पे घुसेगी। 6/5 लिख दिया, वो भी यहाँ घुसेगी। 7/6 लिख दिया, मतलब अगर ऊपर लिख दिया n+1 और नीचे लिख दिया n, n कोई भी क्या है? प्राकृत संख्या। तो वो सारी संख्या 1 से बड़ी होती है और छोटी किससे होती है? 2 से। n का मान रखते जाओ, संख्या आती जाएगी, जितनी भी संख्याएं आएगी वो सब 1 और 2 के बीच आएगी। तो 1 और 2, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में हजारों संख्याएं होती है, लाखों करोड़ों, गिन ही नहीं सकते, उतनी वास्तविक संख्याएं आती है। मतलब वास्तविक संख्याओं का पैटर्न फिक्स नहीं है। तो वास्तविक संख्या को लिखने का तरीका होता है, वो रोस्टर रूप में आप लिख नहीं पाते। रोस्टर रूप में किनको लिखा जाता है? जिनका पैटर्न फिक्स होता है, इसके बाद वो आएगी, इसके बाद वो आएगी। इसलिए वास्तविक संख्याओं को जैसे मैंने लिखा, x कोई संख्या है, x रियल नंबर है, 0 से बड़ा है x, इसको रोस्टर रूप में लिखो तो आप लिख नहीं पाएंगे। इन वास्तविक संख्याओं को लिखने का रोस्टर तरीका नहीं है, इसके अलावा एक और तरीका है। आप इसको किस रूप में लिख सकते हैं? अंतराल में लिखते हैं। अंतराल में ऐसे लिख सकते हैं 0,1। इसका मतलब होता है इसके अंदर जो भी आएगी वो वास्तविक संख्या आएगी, और वो वास्तविक संख्या 0 से बड़ी होगी, 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। क्योंकि ये जो चिन्ह है, ये कौन सा अंतराल है? बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं इसको, कहते हैं खुला अंतराल, विवर्त अंतराल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटर, बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। अगर यहाँ पे भी बराबर आएगा तो हम इधर भी कौन सा अंतराल लेंगे? तो आप लिखोगे x है, जो इसमें से आएगा। इसमें से आप सोचोगे कि कौन सी संख्या आएगी? कोई भी आ सकती है, अनंत होती है। तो ये वास्तविक संख्याओं को लिखने का तरीका होता है।
अब वास्तविक संख्याएं चिन्ह में ऐसे आती है, आर आता है। अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब जो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं उनको इस रूप में लिखा जाता है। तो आर को हम ऐसे लिखेंगे, 0 से बड़ी, इनफाइनाइट से छोटी, ये आर प्लस कहलाती है। आर माइनस आता है, इसका मतलब होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्या, और ऋणात्मक वास्तविक संख्या हमेशा किससे छोटी होती है? 0 से छोटी। 0 से छोटी प्रत्येक संख्या ऋणात्मक होती है। और कितनी हो सकती है ऋणात्मक? कितनी हो सकती है जिनको आप गिन नहीं सकते, अपरिभाषित, जितनी आपकी क्षमता है वो। इसका मतलब होता है नॉन जीरो। नॉन जीरो रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं जो क्या नहीं है? जीरो नहीं है। इसका मतलब इसमें जो भी रियल नंबर आएंगे वो जीरो नहीं हो सकता। जीरो को छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं किस में आती है? इसमें आती है। तो ये दिया हुआ प्रांत में सारी वास्तविक संख्याएं आएगी, किसको छोड़ के? जीरो को छोड़कर। अगर आप प्रांत का कोई एलिमेंट एक्स लोगे तो वो एक्स जीरो नहीं हो सकता, और कुछ भी ले सकते हो। सप्रांत का कोई एलिमेंट लोगे तो वो जीरो नहीं ले सकते, बाकी का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। R0 से R0, तो स्टार नहीं है यहाँ, क्या है? जीरो है। R0 का मतलब होता है अशून्य वास्तविक संख्याएं, नॉन जीरो रियल नंबर्स। हिंदी में इसको लिखा जाता है अशून्य वास्तविक संख्याएं, ऐसी वास्तविक संख्याएं जो शून्य नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये रियल नंबर इतने प्रकार से आप लिख सकते। आर प्लस का मतलब 0 से बड़ी, और कितनी हो सकती है 0 से बड़ी? आगे तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितनी आप गिन सकते हो। ये कहाँ आएगा? ये नहीं आएगा, ये तो अपरिभाषित है। इससे जस्ट छोटी संख्या जहां तक आप गिन सकते हो, कहां तक अंदाजा लगा सकते हो, ये होता है। अब इसकी बात करते हैं। पहले हम देखेंगे फलन एके की और आच्छादक दोनों की जांच करनी है। आपको सिद्ध करना है कि ये फलन एके की आच्छादक है, मतलब एके की भी है और आच्छादक भी है। तो देखो सिद्ध करो। एकेकी के लिए हम क्या मानते हैं? f(x1) बराबर f(x2), क्योंकि ये वास्तविक संख्याएं है, जीरो को छोड़कर वास्तविक संख्याएं, तो उनको हम समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं क्या? वास्तविक संख्याओं को जीरो को छोड़ दो, पीछे कितनी वास्तविक संख्याएं बचेगी? बहुत सारी बचेगी। वास्तविक संख्या की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। अगर आपसे कहेंगे 0.1 और 0.2 इनके बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं हैं? अनंत। 1/2 और 1/3 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं हैं? अनंत। कितनी ही डाल सकते हो जिनका मान 1/2 और 1/3 के बीच में बराबर में आए। तो आप इनको रोस्ट रूप में तो लिख ही नहीं सकते। रोस्ट रूप में नहीं लिख सकते तो आपको एकेकी और आच्छादक ऐसे आप बना सकते हो क्या? आर इसमें लिख दी और बाकी इसमें लिख दी, फिर आप इनमें संबंध करोगे? नहीं लिख सकते। तो इसके लिए जो तरीका है एकेकी का दूसरा लेना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? x1 बराबर है fx1 बराबर fx2 करो तो x1 बराबर क्या आ जाना चाहिए? x2 आ जाना चाहिए। तो ये मान लिया आपने fx1 बराबर fx2। fx का मान है 1/x, तो fx1 का मान होगा 1/x1। x fx1 अपॉन x है तो fx2 का मान होगा 1/x2, जहां पर x1 और x2 दोनों ही है वास्तविक संख्या, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो।
क्यों नहीं होनी चाहिए जीरो? क्योंकि अगर x1 और x2 का मान जीरो हो जाएगा तो 1/0 1/0 अपरिभाषित है, ये तो कोई नंबर ही नहीं है, रियल नंबर, इसलिए वज्र गुणन कर दो, इसको उधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, तो आएगा x1 बराबर x2। जब आप fx1 बराबर fx2 लेते हैं और x1 बराबर x2 आ जाता है, इसका मतलब फलन क्या है? एक एक ही फलन है। ये दूसरा जो तरीका था वो है। एक एक ही या एक एक फलन लिखा जा सकता है। अगला देखेंगे आच्छादक। दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर 1/x। एफ एक्स को आप इसमें क्या मानेंगे? y मानेंगे। इसमें आप देख नहीं सकते कौन सा एलिमेंट छूटेगा और कौन सा नहीं छूटेगा। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि लिमिटेड संख्या तो है नहीं, वास्तविक संख्या बहुत सारी है। जो सहप्रांत है वो क्या है? r0, जीरो को छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं। तो आप लिख सकते हो क्या इनको? नहीं लिख सकते सारी को, इसलिए इसका भी जो दूसरा तरीका है वो काम लेंगे। वो कैसे काम लेंगे? देखो, आपको मानना है एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स बराबर वाई मानना है। वाई किसका एलिमेंट होगा? सप्रांत का। एक्स किसका एलिमेंट होगा? प्रांत का। एक्स जो है प्रांत का अवयव है। प्रांत कौन सा है? r0। और y किसका एलिमेंट है? सप्रांत। सप्रांत भी क्या है? r0। ये तो प्रांत और सप्रांत ये लिखना है इसमें। एफ एक्स का मान कितना था? 1/x बराबर y। हमें मान निकालना अब x का, तो वज्र गुणन कर दो। x बराबर क्या हो जाएगा? 1/y। अब y का मान रख के देखो x का मान वापस वास्तविक संख्या आता है क्या? तो 1 में कोई भी अगर आप वास्तविक संख्या रखेंगे, लेकिन वो क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो को छोड़कर अगर आप कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे 1 में, तो वापस रिजल्ट क्या आएगा? वास्तविक ही आएगा। इसका मतलब अगर आप ये y सप्रांत का कोई भी अवयव y लेंगे तो x का भी मान क्या आएगा? एक वास्तविक संख्या ही आएगा। और जब x का मान वास्तविक संख्या आ जाता है तो ये फलन क्या है? आच्छादक फलन है। ऐसे लिखना। y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए या फिर आप ले सकते हैं प्रत्येक y जो है वो सप्रांत का अवयव है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सप्रांत, सप्रांत कौन सा? जीरो को छोड़ के, तो आप इसमें वैसे ही जीरो नहीं आएगा। सप्रांत का कोई भी एलिमेंट ले लो। सप्रांत का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या रखनी है हमें, जो क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो। जीरो को छोड़कर 1 में कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे तो वापस रिजल्ट क्या आएगा? वास्तविक संख्या ही आएगा।
मतलब ये मान हमें रखना है, कहाँ रखना है, y की जगह। और ये y की जगह रखने पर कोई भी एलिमेंट आता है वो किस में से आना चाहिए, इसी में से आना चाहिए। तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो इसमें नहीं आएगा। और ये बराबर आएगा तो सप्रांत और परिसर बराबर होंगे। सप्रांत बराबर होगा परिसर के, और जब सप्रांत बराबर है परिसर के तो एफ आच्छादक होगा। तो हमें ये मान रख के देखना है, y का ऐसा मान रखो कि वापस ये वास्तविक नहीं आए। तो y का कोई भी ऐसा मान नहीं है कि ये वास्तविक संख्या नहीं आए। अगर यहाँ पर r से r0 ये नहीं होता, तो अगर हमें y का मान जैसे ही 0 रखते तो x वास्तविक आता क्या, नहीं आता। और जब नहीं आता तो ये क्या होता, आच्छादक फलन नहीं होता। जब तक वहां r0 लिखा हुआ आएगा तब तक फलन आच्छादक होगा। तो ये लिख लो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सप्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए ये भी लिख सकते हो। सप्रांत का कोई भी एलिमेंट आप y रखते हो तो प्रांत में एक एलिमेंट x इस प्रकार आएगा कि fx का मान क्या है, y आए। मतलब इसका कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, y का मान रखोगे तो x का मान आएगा, परिभाषित होगा, वास्तविक होगा, रियल नंबर होगा, ये वास्तविक संख्या है। और जब ये वास्तविक आ जाती है, अगर आप ये नहीं लिखो सीधा ये लिखो तो भी सही है। फिर आपको ये दोनों लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चल जाता है कि y का मान वास्तविक रखने पर x का मान वापस क्या आएगा, वास्तविक ही आएगा, तो आप लिख सकते हैं सप्रांत बराबर परिसर। या फिर आपको लग जाता है कि ये क्या है, आच्छादक फलन ही है, पता लगा लेते हो, तो फिर आप ये ये इतना लिखो नहीं लिखो, ये लिख लेते हो, इसका मतलब सही है। तो y का मान वास्तविक संख्या रखनी है, 0 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या लिखो, x का मान क्या आएगा, वास्तविक ही आएगा, क्योंकि वास्तविक का कोई प्रारूप नहीं होता है ना। वास्तविक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 में कुछ भी लिख सकते हो। ये सारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक का मतलब नंबर आना चाहिए, कोई भी जो आपने आज तक पढ़े है वो सारी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। भिन्न है तो भी वास्तविक संख्या है, दशमलव भिन्न है तो भी वास्तविक संख्या है, मिश्र भिन्न भी वास्तविक संख्या है। और एक एक ही में ऐसे करना है, fx1 बराबर fx2 रख दो, x1 बराबर x2 आ जाएगा, तो एक एक ही फलन। जब भी आपको एक एक ही फलन की जांच करनी है और सीमित संख्या में जब अवयव नहीं होते, बड़ा बहुत बड़ा समुच्चय होता, तो आप क्या रखोगे, fx1 बराबर fx2। आपको लगता है कि ये फलन एक एक ही है, तो x1 बराबर x2 आ जाता है, इसका मतलब ये फलन एक एक ही है। अगला, आच्छादक के लिए क्या करना है, या तो आप सप्रांत निकाल लो, इसमें सप्रांत तो दिया हुआ आएगा, परिसर निकाल लो। तो इसमें आप परिसर नहीं निकाल सकते क्योंकि परिसर बहुत बड़ा आएगा। और ये कौन सी संख्या है, वास्तविक की बात हो रही, तो वास्तविक का कोई पैटर्न नहीं होता, प्रारूप नहीं होता है, तो आप उसका पैटर्न रोस्टर रूप में लिख ही नहीं सकते। तो दूसरा जो तरीका है वो है, आपको क्या मानना है, fx बराबर y।
तो यहाँ एफ एक्स का मान एक्स के पदों में कहाँ से आएगा, जो फलन दिया हुआ था एफ एक्स कितना दिया हुआ था 1/। अब आप एक्स के पदों में लिखो, एक्स का मान निकालो तो ये आ गया 1/। अब आप यहाँ रख के देखो, कोई भी वास्तविक संख्या, रिजल्ट वापस वास्तविक संख्या आना चाहिए। तो 1/r, कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे तो वो क्या आएगी, वास्तविक आएगी। कब आएगी, जब r क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी वास्तविक क्या आएगा, वास्तविक क्या आएगा वापस, कोई भी वास्तविक आ सकती है। ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के। तो y का मान आप कुछ भी लोगे वास्तविक आएगा। तो x का मान होगा 1/y, जहाँ y कोई भी वास्तविक संख्या हो, ये क्या होगा, हमेशा प्रांत में होगा। ये r0 क्या है, प्रांत, ये लिख लेना। इसका मतलब सप्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध प्रांत के किसी न किसी अवयव से है। y का मान रखने पर x का मान वापस प्रांत में मिल जाता है। इसका मतलब सप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। इसका मतलब सप्रांत का कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। सप्रांत का कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्रांत और परिसर दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब बराबर हो गए तो ये जो फलन है वो क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। तो ये लिख लेना, y का कोई भी मान रखने पर ये जो संख्या आती है वो अगर हमें वापस सप्रांत प्रांत में मिल जाता है, इसका मतलब सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव से क्या है, संबंध है। और जब संबंध है इसका मतलब फलन आच्छादक है। या यहाँ ये भी लिख सकते हो, सप्रांत के प्रत्येक अवयव सप्रांत के प्रत्येक अवयव का भी प्रांत के किसी अवयव से क्या है, संबंध है। इसका मतलब सप्रांत और परिसर बराबर हो जाता है, सप्रांत का कोई एलिमेंट छूटता नहीं है। अब देखो इसी सवाल में है, ये फलन जो परिभाषित था r0 से r, मतलब प्रांत भी अशून्य वास्तविक संख्या है और सप्रांत भी अशून्य वास्तविक संख्या थी। तब तो क्या था, आच्छादक था, एक एक की भी था। अब इसका प्रांत चेंज कर दिया हमने, क्या ले लिया, सप्रांत वही रहने दिया। अब ये पूछ रहा है क्या ये फलन एक एक की और आच्छादक होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक। f(x1) बराबर f(x2), x1 और x2 दोनों ही कैसी संख्या है, x1 और x2 कहां से आते हैं, प्रांत। और प्रांत क्या है, n, n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो प्रकृति में विद्यमान नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। जो प्रकृति में आपको दिखाई देते हैं, प्रकृति में जो होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो प्रकृति में उपस्थित छोटे से छोटा जो नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये 0 प्रकृति में नहीं होता। अगर आप कहोगे यहाँ पे कोई 0 आदमी खड़ा है, तो वहां कोई आदमी खड़ा है क्या, आदमी तो खड़ा नहीं है ना। तो आप कैसे कह सकते हो वहां 0 आदमी खड़ा है। हम कह सकते हैं एक व्यक्ति खड़ा है, 2 व्यक्ति खड़े हैं, 3 व्यक्ति खड़े हैं, 1.5 व्यक्ति खड़ा है, कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। नेचुरल, प्राकृतिक क्यों पढ़ा, जो प्रकृति में उपस्थित होता है, प्रकृति में विद्यमान होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक। 0 कह रहे हैं, इसका मतलब उस स्थान पे कोई खड़ा है क्या, नहीं है ना, कोई उपस्थित नहीं है, मतलब वो प्रकृति में उपस्थित ही नहीं है। और जो प्रकृति में होता नहीं है वो प्राकृत होता नहीं है। नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक।
तो प्रकृति में कौन कौन होते हैं जिनको आप आंखों से देख सकते हो, वो सारे प्रकृति में गिन सकते हो। जो संख्या आपको प्रकृति में दिखाई देती। ये पेन है, इसके मैं दो टुकड़े करके अलग अलग रख दूं तो वो कितना होगा? दो दिखेंगे आपको, एक दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। पेन है, आधा कर दो, आपको दिख रहा है वो आधा है पेन, लेकिन संख्या कितनी है वहां? एक ही है ना, संख्या की बात हो रही है। एक पेन है, उसके चार टुकड़े करके अलग अलग जगह रख दो तो आपको वो एक पेन दिखेगा क्या? 1/4 1/4 1/4, एक थोड़ी है वो, कितने हैं संख्या में आपको दिख कितने रहे? चार है ना, तो फिर वो चार हो गए, फिर एक नहीं है, संख्यात्मक मान। तो प्रकृति में कभी भी एक आधा उपस्थित नहीं होता, आधा कभी नहीं दिखता है। जो दिख रहा है वो क्या है? संख्या में एक है, इसलिए एक आएगा, छोटी से छोटी प्राकृत संख्या। तो आप रखो f(x1) बराबर x2, x1 और x2 दोनों ही प्राकृत संख्या, तो f(x1) का मान होगा 1/x1, 1/x। वज्र गुणन करोगे तो वापस x1 बराबर क्या आ जाएगा? x2। ये क्या किए? अब ये फलन तो वही है f, लेकिन इसका प्रांत चेंज हो गया, प्राकृत संख्या, और सप्रांत क्या हो गया? अशून्य वास्तविक संख्या। वो तो सेम ही है, तो ये तो सेम ही आएगा, कोई चेंज ही नहीं हुआ इसमें। नेक्स्ट, अब लिखेंगे आच्छादक। f दिया हुआ n से r0 सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, f(x) बराबर 1/x। अब आपको पता है प्राकृत संख्या बहुत सारी होती है, ये भी बहुत सारी होती है, इसको एक फलन में लिख पाना असंभव है, इसका फिक्स पैटर्न नहीं होता। अगर ये भी n से n में होता तो क्या पता हम लिख भी लेते। तो आप यही मानोगे, क्या f(x) बराबर क्या मानोगे? y। y जो एलिमेंट होता है वो किसका होगा? सह प्रांत का। x जो है वो एलिमेंट किसका होगा? प्रांत का। प्रांत कौन है? n। सह प्रांत कौन है? r। f(x) बराबर y मान, y आ गया। f(x) का मान कितना होगा? 1/x, या फिर 1/x बराबर y लिख सकते हो, एक ही बात है। ये 1/x है तो ये y हो जाएगा। x का मान क्या होगा? 1/y। अब हमें यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या रखनी है तो x का मान क्या आना चाहिए? प्राकृत। y का मान रखो 2, x बराबर कितना आएगा? क्या प्राकृत संख्या है? इसका मतलब ये 2 सप्रांत में होगा, तो 2 का संबंध किससे होना चाहिए? 1/2 से होना चाहिए। 1/2 है क्या प्रांत में? इसका मतलब 2 का संबंध किसी से भी नहीं होगा, तो 2 छूट गया। इसी तरह अगर आप y बराबर 4 लोगे, x का मान आएगा 1/4, x का मान 1/4 आएगा, लेकिन हम कह रहे प्रांत तो क्या है? x का मान क्या हो सकता है? n। प्राकृत संख्या हो सकता है। 1/4 है क्या प्रांत में? नहीं है। इसका मतलब y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में y के प्रत्येक या फिर सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा? x को पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं और y को प्रतिबिंब कहते हैं। 5 रखोगे, y का मान, x का मान आएगा 1/5। 1/5 क्या है? पूर्व प्रतिबिंब। किसमें होना चाहिए? इसमें है क्या? नहीं है। तो y का मान रखने पर वापस जो x का मान आता है वो इसमें होना चाहिए। y का मान 2 रखो, x आएगा 1/2, 1/2 इसमें होगा क्या? तो फिर ये जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होता है। तो हम आच्छादक में क्या करते हैं? y का मान रख रख के चेक करते हैं। y 3 रखो, अब बना के ऐसे भी देख सकते हैं क्या आएगा? 1 2 3 4 5, इसमें कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। अगर आप रखोगे इसमें 2 3 4 5, ये y के मान है। y का मान 2 रखो, x का मान आएगा 1/2। तो इसका संबंध इसके किसी एलिमेंट से होगा क्या? नहीं होगा।
इसका भी संबंध इसमें किसी से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप x की जगह कितना रखो, 1/2 रखो तो कितना आता है? 2 आता है। तो y का मान रखने पर x का जो मान आता है, सारे मान प्रांत में नहीं आते हैं। मतलब y के प्रत्येक मान के लिए सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, और जब प्रांत में नहीं है तो उसको हम लिखते हैं परिसर बराबर नहीं है सप्रांत के। और जब परिसर बराबर नहीं है सप्रांत के तो f आच्छादक नहीं। सप्रांत के जो एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं प्रतिबिंब, और प्रांत वाले क्या कहलाते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। तो सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। अगर सप्रांत में 2 आ रहा तो पूर्व प्रतिबिंब कितना आएगा? 1/2। 1/2 है क्या इनमें? नहीं है। सप्रांत में 5 आ रहा है तो प्रांत का कौन सा होगा? x बराबर 1/y। प्रांत n में होगा क्या? नहीं होगा। तो ये किस में नहीं होगा? n में नहीं होगा। अगर आप y कोई भी एलिमेंट r0 का लोगे तो ये हमेशा प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त होगी आपको, और आपको ये संख्या क्या होनी चाहिए? प्राप्ति होनी चाहिए। x का मान क्या होना चाहिए? प्राकृति होना चाहिए। लेकिन y के मान 1 2 3 4 5 6 7 8 लेते हो तो x का मान प्राकृत नहीं होता। इसका मतलब जो सारे एलिमेंट है वो इसमें नहीं आएंगे। तो 2 छूट जाएगा, 3 छूटेगा, 4 छूटेगा, 5 6 7 ये सारे छूट जाएंगे। और ये छूट जाएंगे तो सप्रांत और परिसर बराबर होंगे क्या? नहीं हो सकते। तो आपको y का मान लास्ट में यहाँ रख के देखना है। y का कोई भी मान रख के देखो इसमें मिल रहा है क्या? तो y के मान 2 3 4 5 6 7 8 9 रखोगे तो वापस प्राकृत संख्या नहीं आती है, क्योंकि प्राकृत में बट्टा में आता है क्या? कभी नहीं आता। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो किसका? सप्रांत का। सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब किस में नहीं है? प्रांत में नहीं है। 2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है। इसलिए ये जो फलन होगा आच्छादक फलन नहीं होगा। ये तो लिख ही लोगे, सेम है। एक एक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे n से r0 में हो चाहे r0 से r0 में हो, सेम ही होगा। ये पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। ये किसका एलिमेंट है? सप्रांत का। तो सप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए जो पूर्व प्रतिबिंब होता है वो किस में होना चाहिए? प्रांत में होना चाहिए। तो x का मान 1/y आएगा, और y का मान आप कोई भी r0 रियल नंबर रखेंगे वास्तविक, तो वापस क्या आना चाहिए? प्राकृत आना चाहिए। तो 2 रखोगे तो 1/2 प्राकृत है क्या? नहीं है। 1/3 नहीं है, 1/4 नहीं है, 1/5 नहीं है। इसलिए ये किस में नहीं आएगा? हमेशा प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक का मतलब आप कोई भी मान रखो y का 1/, वो मान क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए n। तो n कहाँ आ रहा? हर बार नहीं आ रहा ना। अगर यहाँ पर ही r0 होता तो कुछ भी रखो y का मान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी में तो जाएगा। वास्तविक संख्या से बाहर कोई संख्या जा सकती है क्या? जब हर जीरो नहीं हो। हर जीरो हो तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन हर जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने परिभाषा में ही लिख दिया था r0 का मतलब होगा अशून्य वास्तविक संख्या। इस वजह से तो जब ये प्रांत चेंज करोगे तो फिर ये आच्छादक नहीं होगा, और यही प्रांत अगर r0 होगा तो फिर आच्छादक होगा। आप यहाँ कुछ भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल नंबर ही आएगा वापस रिजल्ट। लेकिन n का मान कुछ भी रखने पर हर बार रिजल्ट प्राकृत संख्या नहीं होता। प्राकृत होगा कभी भी बट्टा में आती है क्या? नहीं आती। बस
तो y कहाँ से रखना है, इसमें से रखना है। यहाँ कुछ भी रखने पर वापस ये जो है वो किस में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए। तो सप्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए जो प्रांत का एलिमेंट x है वो किस में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए। नहीं आ रहा है, बस क्लियर। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फलन दिए हुए। पहला फलन दिया हुआ f n से n में f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। इसी का दूसरा दिया हुआ f z से z में दोनों फलन सेम है। प्रांत और सप्रांत चेंज हो गए। प्रांत और सप्रांत चेंज होने से इसमें एक एक और आच्छादक चेंज होते या नहीं होते, देखते पहले इसमें देखेंगे एक एक ही। आपने मान लिया, क्या मानते हैं हम, f(x1) बराबर f(x2)। ये कह रहा है दो प्राकृत संख्याओं के वर्ग समान है, तो क्या दोनों प्राकृत संख्याएं भी समान होगी? प्राकृत संख्या कौन सी होती है, n से n में, और n का मतलब होता है तो जब दो प्राकृत संख्याओं के वर्ग समान है इसका मतलब वो संख्या भी आपस में क्या होगी, समान होगी। अगर मैं कहता हूं x कोई प्राकृत संख्या है, एक्स स्क्वायर का मान 4 आ तो x बराबर कितना आएगा। और अगर मैं कहूं x कोई भी पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर का मान 4 आ रहा तो x बराबर क्या आएगा, x का मान दोनों ही हो सकते हैं। 2 का वर्ग भी क्या होगा, x की जगह 2 रखो तो 4 आएगा, x की जगह -2 रखो तो भी 4 आएगा। तो इसमें 2 क्यों नहीं आया, ये भी आएगा। लेकिन ये पता है आपको क्या नहीं है, प्राकृत संख्या है ही नहीं। हम तो कह रहे प्राकृत संख्या लेनी है। मैं तो एक्स स्क्वायर का मान 4 करोगे तो x का मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। -2 आ ही नहीं सकता। ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसके कितने हल होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन हमें कौन सा हल हो चाहिए, जो प्राकृत है। वो प्राकृत है क्या, नहीं है। तो जब प्राकृत होती है संख्या, x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर होता है तो x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा। या फिर इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, इसको इधर लेके आ जाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x1 माइनस x2 0 हो सकता है। या फिर क्या होगा, जब दो संख्याओं का गुणा 0 होता है तब या तो पहला 0 है गुणनखंड या फिर दूसरा गुणनखंड 0, तभी 0 होता है। ये दोनों ही अगर 0 नहीं है तो फिर रिजल्ट कभी भी गुणा का 0 नहीं आता है। दो अशून्य वास्तविक संख्याओं को गुणा करने पर कभी भी 0 नहीं आता। या तो दोनों ही 0 है तो ये 0 आएगा, या फिर दोनों में से एक 0 तो 0 आएगा। लेकिन हमें पता है दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पे कभी भी 0 आता है क्या, दो प्राकृत संख्याओं का योग 0। इनमें से किसी भी दो को जोड़ के देख लो, 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब ये 0 नहीं है, x1 प्लस x2 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्राकृत है। तो 0 कौन है, और ये 0, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब दो प्राकृत संख्याएं x1 और x2 उनका वर्ग बराबर है तो वो संख्याएं भी क्या होगी, बराबर होगी। पूर्णांक में दो संख्याओं का वर्ग बराबर है तो वो दोनों संख्या बराबर होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो संख्या ऐसे भी तो होती है, -2 और 2, इसका स्क्वायर भी 4 होता है, इसको स्क्वायर भी 4 होता है। वर्ग तो बराबर है लेकिन संख्या बराबर नहीं है।
तो हमें पता है प्राकृत में दो संख्याओं के वर्ग समान है, तो वो दोनों संख्या भी समान होगी। ये कब होता है? जब दोनों संख्या क्या हो? प्राकृत हो। और जब प्राकृत हो तो x1 बराबर x2 आएगा, प्राकृत नहीं है तो x1 बराबर x2 नहीं आएगा। इसमें देखते हैं एक एक की फलन है या नहीं है। हमें पता है पूर्णांक में दो धनात्मक संख्या का स्क्वायर भी और ऋणात्मक दोनों के स्क्वायर क्या आते हैं? सेम आते हैं। जब दो अंक समान है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो दोनों के वर्ग सेम होते हैं ना। तो हम एक तो x1 का मान ले लेंगे, कोई भी ले लो, एक माइनस में ले लो और एक क्या ले लो? प्लस में ले लो, क्योंकि ये कह रहा है कहाँ से लेने हैं? जेड से लेने हैं। f(x1) बराबर x1 बराबर है क्या x2 के? नहीं है। f(x1) निकालो, f(x2) निकालो। x1 बराबर नहीं है x2 के, फिर भी f(x1) बराबर किसके आ जाता है? f(x2) के आ जाता है। तो वो फलन कैसा होता है? एक एक ही नहीं होता है, बहु एक ही फलन होता है। मैंने बहु एक ही फलन की परिभाषा लिखाई थी, अगर दो फलन दो एलिमेंट अलग अलग है फिर भी उनके इमेज क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। ये x का मान -1 लोगे या फिर +1 लोगे, इसका संबंध भी इससे होगा और इसका भी संबंध इससे होगा, क्योंकि f(x) का मतलब क्या है? x² है। धनात्मक का भी 1 आएगा, ऋणात्मक का भी 1 आएगा। -2 + 2 है, -2 का भी इससे संबंध होगा, 2 का भी इससे संबंध होगा। जेड में और कौन से आते हैं? 0 भी आता है, -1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। ये हो गया fn से n और ये हो गया। तो ये फलन तो एक एक ही है, क्योंकि जब दो प्राकृत संख्या उनके वर्ग बराबर है, इसका मतलब वो क्या है? बराबर है संख्या। लेकिन पूर्णांक में हमें पता अलग अलग संख्या है, एक प्लस की और एक माइनस की है, फिर भी हमेशा वर्ग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम यहाँ दो संख्या ले लो, x1 और एक ले लो दूसरी x2, एक प्लस में ले लो और दूसरी माइनस में ले लो। अगर f r से r में होता तो भी हम ऐसे कर सकते हैं। f(x1) का मान तो आया 1, f(x2) का भी मान आया 1, मतलब दो जो है अवयव समान नहीं है लेकिन उनके प्रतिबिंब आपस में समान है। ये दोनों बराबर नहीं होते हुए भी ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब फलन क्या है? एक एक ही नहीं है। और जब फलन एक एक ही है, f(x1) बराबर f(x2) है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो इन दोनों के वर्ग बराबर है, और हमें पता है जब दो प्राकृत संख्याओं के वर्ग समान है तो वो प्राकृत संख्याएं भी क्या है? समान है। और अगर ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर सकते हैं, x1² माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0, गुणनखंड कर लो। इसका मतलब यही 0 होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x1 और x2 क्या है? प्राकृत। प्राकृत का कभी भी योग 0 नहीं होता। x1 + x2 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x1 और x2 दोनों ही हमने कहाँ से ली थी? प्रांत में से। प्रांत क्या है? प्राकृत संख्याओं का समूह। और दो प्राकृत संख्याओं का योग कभी भी 0 नहीं होता। दो वास्तविक संख्याओं का योग 0 हो सकता है, दो पूर्णांकों का योग 0 हो सकता है, लेकिन दो प्राकृत संख्याओं का योग कभी भी 0 नहीं होता। दो प्राकृत संख्याओं का योग कम से कम कितना होता है? 2 तो होता ही है, क्योंकि पहली प्राकृत 1 और दूसरी भी 1 लेते हैं तो कम से कम 1 तो होता ही है ना, 2 होता है कम से कम।
तो दो प्राकृत संख्याओं का योग कभी भी 2 से छोटा नहीं होता। ये संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होती तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं। अगर आपसे पूछे x1 और x2 दो पूर्णांक है तो क्या x1 प्लस x2 0 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक एक -2 और दूसरा 2, दोनों को जोड़ो 0 आ जाएगा। ये हो गया, पहले में एक ही फलन और दूसरे में, तो दोनों में ये फर्क है। ये तो, अगर आपको ये तुलना समझ आ जाएगी तो आप सवाल गलत नहीं करोगे। अब आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक दोनों में सेम होगा, एफ एन से एन, एफ एक्स बराबर एक्स, एफ दिया हुआ है जेड से जेड, एन का मतलब वही पूर्णांक का मतलब पैटर्न फिक्स होता है, 0 के बाद 1 ही आएगा, 1 के बाद 2 ही आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें देखो सप्रांत, सप्रांत तो लिखा हुआ ऊपर, परिसर लिखेंगे। एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर का कितना आएगा 9। क्या परिसर और सप्रांत बराबर है? ये सप्रांत है, इसमें सप्रांत ये है। इसका भी परिसर देखो, 0 का स्क्वायर, परिसर का मतलब y का मान, एफ एक्स का मान, एफ एक्स क्या आएगा x का स्क्वायर, स्क्वायर करते जाओ परिसर आता जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और -1 का भी स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का भी स्क्वायर 4। क्या ये दोनों बराबर है? ऋणात्मक अंक कहाँ गए, है ही नहीं सारे। 3 कहाँ गया, 5, 4 तो है, 5 गया, 6 गया, 7 गया। इसका मतलब जो बी के एलिमेंट है वो क्या हो रहे हैं, छूट रहे हैं, इसके एलिमेंट छूट रहे हैं ना, बराबर है क्या? ये जेड है क्या पूरा, पूर्णांकों का समुच्चय है क्या ये? नहीं है ना, सारे पूर्णांक इसमें कहाँ आए, इसमें सारी प्राकृत संख्या आ गई क्या? नहीं आई, तो परिसर बराबर नहीं है सप्रांत के। इसमें भी परिसर बराबर नहीं है सप्रांत के। और जब परिसर बराबर नहीं होता सप्रांत से तो ये आच्छादक फलन नहीं होता है, वो भी आच्छादक नहीं है। दो फलन है, परिभाषा दोनों की सेम है, एफ एक्स बराबर, इसमें भी एक्स स्क्वायर है उसमें भी एक्स स्क्वायर है, प्रांत और सप्रांत अलग है। ये प्राकृत संख्याओं परिभाषित है, वो पूर्णांकों में परिभाषित है। हमें सबसे पहले देखना एक एक ही है क्या। हमें पता है अगर संख्या अलग अलग है तो उनके वर्ग भी क्या होंगे, अलग अलग, लेकिन इसमें संख्या अलग अलग है तो वर्ग अलग अलग नहीं होते। ऋणात्मक संख्या का वर्ग सेम डिजिट है और धनात्मक भी सेम है तो उनका वर्ग क्या होगा, सेम होगा। -5 का वर्ग 25 होगा, 5 का भी वर्ग 25 होगा, तो दोनों अलग अलग है ना, -5 और 5, दोनों का प्रतिबिंब क्या आया, 25 ही आया। तो हम इसमें देख के पता कर सकते हैं।
तो जब एफ जेड से जेड होता है और घात सम होती है तो वो कभी भी एक एक ही फलन नहीं होता। ये घात अगर सम आएगी तो ये फलन कभी भी एक एक ही फलन नहीं होगा। अगर विषम आ गई तो फलन एक एक ही होगा। और इसमें घात चाहे सम आओ चाहे विषम आओ, ये हमेशा क्या होता है, एक एक ही फलन होता है। ये ध्यान रखना। विषम आएगी तो क्यूब आएगा, घन तो अलग अलग संख्या है, -1 का घन भी -1 आएगा और 1 का भी घन 1 आएगा, अलग अलग आएंगे। 3 का घन 27 आएगा, -3 का घन -27 आएगा, अलग अलग है इमेज। तो वो फिर एक एक ही होता है, ये एक एक ही नहीं है। जब घात सम आती है और पूर्णांकों में कोई भी समूह होता फलन एक एक ही फलन नहीं होता। ये फलन हमेशा एक एक ही होता है, चाहे यहाँ पर घात कुछ भी आओ। ये चाहे सम आओ चाहे विषम आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ही एक एक ही फलन होता है। क्योंकि इसमें तो क्या है, सारे धनात्मक है, सारे अलग अलग है। कितनी घात करो इसका और वर्ग सेम नहीं हो सकता, उसमें चांस होते हैं क्योंकि उसमें सेम डिजिट आते हैं, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। घात सम होती है तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, प्लस। तो ये अंतर पहचानना था आपको, इसलिए आपको ये दोनों साथ में कराए एक एक ही में, नहीं तो कंफ्यूज होते हैं आप। जेड है तो एक एक ही नहीं है और एन है तो एक एक ही है। क्यों है, क्यों होने का कारण ये है,